प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं करियर में प्रवेश के 4 चरणों की। पहला चरण अपने आप को पहचानें, दूसरा चरण करियर के बारे में पता करें, तीसरा चरण चुनाव करें और चौथा चरण उसकी तैयारी करें। हम तीसरे चरण में हैं और तीसरे चरण के जो पहले 2 बिंदु हैं उस पर चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। और आज हम ये जानेंगे कि जब एक बार हमने ऑप्शंस चुन लिए हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष, प्रोज एंड कॉन्स को कैसे तोलते हैं और उसके आधार पर हम कैसे विकल्पों को अंतिम रूप से चुनते हैं। तो आज का विषय है इवैल्यूएटिंग एंड फाइनलाइजिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस का मूल्यांकन और उनकी फाइनलाइजेशन। याद करें कि पिछले वीडियो में हम सौरभ का उदाहरण पर चर्चा कर रहे थे। सौरभ ने कौन कौन से ऑप्शन चुने थे आपको याद होगा। उसने चुना था प्रोटेक्शन प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स प्लेयर एंड कोच, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट और मरीन इंजीनियर। फिर सौरभ ने इनके जो भी प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं उनकी सूची बनाई, जिनको हम कहते हैं वेइंग प्रोज एंड कॉन्स। जो पक्ष और विपक्ष के जो बिंदु हैं उनकी सूची बनाना और उनको तोलना। तो आइए देखें सौरभ ने ये सूची कैसे बनाई। ये ध्यान रखें कि मैं यदि बनाऊंगा तो किसी और तरीके से बनाऊंगा, आप यदि बनाएंगे तो किसी और तरीके से बनाएंगे। ये जो आगे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ वो सौरभ के अनुसार इन करियर्स के, इन ऑक्यूपेशंस के क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोटेक्शन प्रोफेशनल, जिसमें मैंने कहा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, जो प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, सब आते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, पीएसएसबी के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो आप इंटरनेट पे इनके बारे में पता करें। वैसे आने वाले दिनों में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। बट मिलिट्री के बारे में आप सब जानते होंगे। आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी है वो सशस्त्र सेनाएं जिनको कहते हैं, या हम जिनको आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। बट इसके अलावा भी पुलिस फोर्सेस हैं और भी जो सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। सौरभ के अनुसार ये उसने एनसीसी की हुई है तो एनसीसी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। उसके परिवार में भी लोग आर्मी में रहे हैं तो उसको पारिवारिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ लगता है। बहुत स्कोप है, सिर्फ आर्मी ही नहीं है, नेवी एयरफोर्स ही नहीं है, कोस्ट गार्ड भी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस भी हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस उसको लगते हैं। सैलरी अच्छी है, सुविधाएं अच्छी है। हाँ, लाइफ का रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, घर से दूर रहना पड़ता है। तो आप देखें उसने प्लस और माइनस पॉइंट्स निकाले। स्पोर्ट्स प्लेयर और कोच यदि वो बनता है तो वो उसकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट और एबिलिटी से मैच करती है। वो बहुत इन्जॉय करता है, उसमें बहुत अच्छा है, प्राइजेस जीत चुका है, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, फेमस हो जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत इसमें इज्जत मिलती है। लेकिन स्कोप लिमिटेड है। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी होकर भी, चूंकि कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप फुल टाइम करियर बनाना इसमें मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी जैसे क्रिकेट का यदि उदाहरण लूँ और आप बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन यदि टीम में कोई अच्छा विकेट कीपर है, जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक आपका नंबर जो है वो नहीं लगता। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ खेलने में रुचि होती है। देखिए, यदि आपकी 16 साल की उम्र है तो आप अंडर 16 की जो टीम है उसमें होनी चाहिए, कम से कम ज़िला स्तर पर या राज्य स्तर पर। लेकिन अभी आप स्कूल की टीम में ही आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपका जो करियर है इसमें बहुत सिक्योर नहीं है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आपने स्कूल्स कॉलेजेस में देखे होंगे। पीटीआई जो होते हैं वो डिसिप्लिन के साथ साथ फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं। आप आजकल आपने देखा होगा प्राइवेट ट्रेनर होते हैं जो लोगों के फिटनेस की सलाह देते हैं, जिम लोग खोलते हैं और उसमें बहुत अच्छी इनकम उनकी होती है। तो ये भी उसकी इंटरेस्ट और एबिलिटीज से मैच करती हैं। सौरभ की एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इसमें एक मौका है एक हेल्दी जनरेशन को तैयार करने का। आप युवा पीढ़ी को, या जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, जो लोग फिटनेस चाहते हैं, उनको फिटनेस की तरफ ले जाते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का द्वारा चलाया गया अभियान है फिट इंडिया मूवमेंट, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो जो अभियान है उसमें भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक हेल्दी जनरेशन को आप कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सनस की तुलना में स्कोप ज़्यादा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिम्स में। पर्सनल
इंस्ट्रक्टर की भी जॉब होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क अपॉर्चुनिटी, आप घर से भी इसको चला सकते हैं, आप जहाँ भी हैं वहाँ से चला सकते हैं इसको। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए थोड़ा कंपटीशन ज़रूर टफ है। यदि आप अपना जिम चलाते हैं तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांटेशन मैनेजर, चाय के बगीचे हो सकते हैं, सेब के बगीचे, रबर के बगीचे, कॉफ़ी के बगीचे, किसी भी चीज़ के बगीचे, जो उसको संभालने के लिए जो प्रोफेशनल होते हैं उनको प्लांटेशन मैनेजर कहते हैं। पूरे देश में जो बगीचे हैं, बागानी कृषि हो रही है, उसमें जो आप दे सकते हैं। अपना जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, प्रोफेशनल प्लांटेशन मैनेजर्स की हमको आवश्यकता है। उसकी हॉबी भी सौरभ की जो रही है फूल पौधे उगाने की, उससे भी ये मैच करता है, अर्निंग भी अच्छी है। लेकिन यदि आप प्लांटेशन मैनेजर हैं और अब हिमाचल के रहने वाले हैं, हो सकता है आपको केरल के जो बगीचे हैं रबर के, वहाँ नौकरी मिले, या कर्नाटक में जो कॉफ़ी के बगीचे हैं वहाँ नौकरी मिले, तो आपको घर से अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। शारीरिक दृष्टि से बहुत थकाने वाला भी हो सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट को दो तरीके से देखा जा सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट आप जानते हैं खेती से जुड़ा हुआ, हॉर्टिकल्चरिस्ट फलोद्यान से जुड़ा हुआ। इसमें आपके अपनी जो ज़मीन है उस पर भी खेती बाड़ी बागवानी हो सकती है, और एक वैज्ञानिक के रूप में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, फलोद्यान वैज्ञानिक के रूप में भी आप इसमें योगदान दे सकते हैं। और आपकी अपनी, जैसे सौरभ की अपनी लैंड है, तो उसको लगता है कि यदि मैं इस क्षेत्र में जाता हूँ तो अपनी लैंड का प्रॉपर रख रखाव कर सकता हूँ, उसी से अच्छी इनकम ले सकता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि उसको खेती बागवानी फूल उगाना उनका उसका शौक़ है, उससे मैच भी करता है, अपने परिवार के साथ रह सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है कि हाई पेइंग नहीं हो। थोड़ा क्लाइमेट चेंज, वेदर की फ्लक्चुएशन होती है ऊपर नीचे, तो उसकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो ये उसके जुड़े हुए रिस्क हैं। मरीन इंजीनियर, आपको पता है कि जो व्यापारी जहाज़ चलते हैं समुद्र में, उन जहाज़ों पे जो इंजीनियर तैनात होते हैं वो मरीन इंजीनियर होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी इज्जत है समाज में। दुनिया भर में घूमने का उनको मौका मिलता है। जो सब्जेक्ट्स इसने पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उनका इस्तेमाल होता है। इसके सौरभ के अंकल का जो बेटा है ऑलरेडी मरीन इंजीनियर है, तो वहाँ से उसको इजीली गाइडेंस भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें अपने घर से, अपने परिवार से, अपने गांव से महीनों दूर समंदर में हो सकता है अकेले रहना पड़े, तो ये उसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा मैंने वीडियो 19 में कहा था कि हर ऑक्यूपेशंस के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैंने कहा था कि कोई चीज़ जो किसी के लिए एडवांटेज है आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकती है, किसी के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपके लिए एडवांटेज हो सकती है, किसी और का पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो सकता है, किसी और का नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर ऑप्शन को आप अपनी दृष्टि से देखें, उसके गुण दोष, उसके पक्ष और विपक्ष की सूची बनाएं। सौरभ ने जैसे ही ऑप्शंस फाइनलाइज किए, उनके पक्ष विपक्ष चुने, अब ज़रूरी है कि वो उसको प्राथमिकता के स्तर पर तौले। सातों के गुण हैं, सातों के दोष हैं। अब सौरभ सबकी तैयारी तो कर नहीं सकता है, तो ये ज़रूरी हो गया है कि उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, सेकंड किसको देता है, थर्ड किसको देता है, ये तय करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि इन ऑप्शंस के बारे में तो अभी जो उसको करियर काउंसलर या टीचर ने जो बताया उतना ही पता है। अब ये ज़रूरी है कि इनके बारे में किताबों में, इंटरनेट पे और थोड़ा जानकारी इकट्ठी करे, एक्सप्लोर करे, उसके बाद ही वो फाइनल डिसीजन ले। अब वो करना कैसे, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, सातों के बारे में पता कैसे करना है और प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, एक्सप्लोरिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑप्शंस। क्योंकि एक बार हम जब तक प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक हम तैयारी के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा सकेंगे। तो आज की वीडियो के बारे में आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो आप इस ईमेल आईडी पे भेजें, और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।